ज्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, गैम्बलिंग है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। लेकिन सच ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते तो आप खुद अपने फ्यूचर से रिस्क ले रहे हो। आज मैं आपको वो रीजन बताने वाला हूं जो हर सक्सेसफुल बिलियनियर जानता है। स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ रिच नहीं, अल्ट्रा रिच बना सकता है। आज अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10 साल बाद उसकी रियल वैल्यू सिर्फ 60 रुपए रहेगी, क्योंकि महंगाई आपके पैसे की वैल्यू खा जाती है। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 7 से 8% रहता है, लेकिन मेडिकल और एजुकेशन जैसे खर्चे 20% से भी ज्यादा बढ़ते हैं और सैलरी इंक्रीमेंट ज्यादा केसेस में सिर्फ 8 से 10% होता है। मतलब आपकी इनकम इतनी तेज नहीं बढ़ रही जितना खर्चा बढ़ रहा है। यानी बिना इन्वेस्टमेंट के आप दिन ब दिन फाइनेंशियली पीछे छोड़ दिए जा रहे हो। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, पर वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा टूल है जहां आप इन्फ्लेशन को हराकर अपना पैसा ग्रो करा सकते हो। वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में पहला शेयर खरीदा था। आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है। इंडिया में राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टॉक मार्केट से ही अपनी एम्पायर बनाई। इन्होंने स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस ओनरशिप समझा। क्या आप स्टॉक मार्केट से सिर्फ मिलियनेयर बन सकते हो? नहीं, स्टॉक मार्केट से बिलियनर भी बन सकते हो, क्योंकि जब आप शेयर्स खरीदते हो आप एक बिजनेस में ओनर बनते हो। अगर वो बिजनेस ग्रो करता है तो आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल ग्रो होती है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेड करने से नहीं, राइट अप्रोच और लॉन्ग टर्म विजन से पैसा बनता है। आपको हर शेयर के पीछे बिजनेस समझना है। ये था स्टॉक मार्केट का असली सीक्रेट जो आज तक आपसे छुपाया गया था। और गुड न्यूज ये है कि मेरी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 3 पार्ट्स चैनल पर लाइव है। अगली वीडियोस में मैं आपको जीरो से लेकर आईपीओ, डीमैट अकाउंट, बैलेंस शीट और इन्वेस्टिंग के एडवांस रूल्स तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पूरी सीरीज के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें अभी देखिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी का एक भी पार्ट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट को समझना है तो हमें ABCD लेवल से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर समझोगे तो जल्दी ही मार्केट से आउट हो जाओगे। स्टॉक मार्केट एकदम सिंपल है, बस उसको बिजनेस की नजर से समझना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। मान लो मेरे पास एक आइडिया आता है मिठाई की दुकान खोलने का। मुझे इसमें एक्सपर्टीज है। मैं एक शॉप रेंट पे लेता हूँ, ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ, नाम रखता हूँ संतोष स्वीट्स। ये बिजनेस मेरा एक सिंगल ओनर सेटअप है। इसे कहते हैं प्रोप्राइटरशिप, यानी एक बंदा, एक ओनर, पूरा प्रॉफिट मेरा, पूरा रिस्क भी मेरा। थोड़े दिनों में मेरी मिठाई की डिमांड बढ़ने लगती है, स्टाफ बढ़ाता हूँ, ब्रांचेस खोलने का आइडिया आता है। लेकिन प्रॉब्लम, पैसे कहाँ से आएंगे? किसी ने बोला लोन ले लो, पर लोन का मतलब हर महीने फिक्स्ड रीपेमेंट का बर्डन। अगर प्रॉफिट ना हुआ तो, बिजनेस डाउन हुआ तो, ये हेडेक नहीं चाहिए। मेरा एक दोस्त बोलता है मैं पैसा देता हूँ लेकिन उधार नहीं, मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। प्रॉफिट आएगा तो हम दोनों शेयर करेंगे, लॉस होगा तो दोनों झेलेंगे। मैंने सोचा ये तो मस्त आइडिया है, पैसे भी मिल गया और कोई रीपेमेंट का टेंशन भी नहीं। हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, बिजनेस चल पड़ा, डिमांड पूरे शहर में बढ़ गई। लेकिन अब और ब्रांचेस के लिए और पैसे चाहिए। हम दोनों का कैपिटल लिमिटेड था। तब मेरे पार्टनर ने बोला मेरे फादर इन लॉ इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर एक शर्त पर। उन्होंने कहा मैं पैसा तभी दूंगा जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपर कंपनी बनाओ, जहां ऑडिट होगा, कंप्लायंस होगा और मेरे राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। हमने मान लिया। पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, नाम रखा संतोष स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हम 3 शेयर होल्डर हो गए। हम दोनों 40% और फादर इन लॉ 20%। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंप्लायंस आता है। हर कंपनीज को साल में एक बार AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ता है। हर साल एक बार शेयर होल्डर्स को ऑफिशियली बुलाना पड़ता है, जिसमें कंपनी अपने अकाउंट्स, परफॉर्मेंस और इंपॉर्टेंट डिसीजन शेयर होल्डर के सामने रखती है। ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। AGM में शेयर होल्डर्स के सामने कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट रखती है और इंडिया में कंपनीज का अकाउंटिंग ईयर हमेशा अप्रैल से मार्च तक का होता है। मतलब हर साल अप्रैल से नया साल शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। आगे चलते हैं। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि दूसरे सिटीज में एक्सपेंड करना है। इसके लिए हमें 110 करोड़ चाहिए थे। वेंचर कैपिटलिस्ट से 10 करोड़ मिल गए शेयर्स के बदले।
बदले, लेकिन बाकी के लिए एक ही ऑप्शन था, पब्लिक से पैसा उठाना। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। हमें अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ा। नाम हो गया संतोष स्वीट्स लिमिटेड, जो पहले था संतोष स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर हमें एक डिटेल डॉक्यूमेंट बना के रेगुलेटर के पास भेजना पड़ा। इसे कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। DRHP में कंपनी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा, बिजनेस मॉडल, रिस्क फैक्टर्स सब डिस्क्लोज करती है। सेबी इसे रिव्यू करता है ताकि पब्लिक का पैसा सिक्योर रहे। अप्रूवल मिलने के बाद ही कंपनी आईपीओ लॉन्च कर सकती है। हमारे आईपीओ को सेबी का अप्रूवल मिल गया, यानी अब हम पब्लिक से पैसा उठा सकते हैं और अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा सकते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। हमने आईपीओ निकाला 105 करोड़ का। 100 करोड़ फ्रेश इशू एक्सपेंशन के लिए, 5 करोड़ का शेयर्स बेचना चाहा मेरे पार्टनर के फादर इन लॉ ने। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS। प्राइस रखा 500 पर शेयर और इस तरह एक छोटी सी दुकान का सफर स्टॉक मार्केट तक पहुंच गया। आपने देखा कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से कैसे एक बिजनेस प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, फिर प्राइवेट कंपनी और फिर पब्लिक कंपनी बनकर स्टॉक मार्केट में पहुंचता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और कैसे खोला जाता है, शेयर्स खरीदना बेचना कैसे होता है, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स पहचानने के बेसिक तरीके, कब बाई करना सही है, कब बेचना सही है, और एक इन्वेस्टर का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। यानी कि आपको स्टॉक मार्केट की एक कंप्लीट जर्नी मिलेगी, जिससे आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। और नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं पर्सनली आपके सवालों का जवाब दूंगा। अगले पार्ट में मिलते हैं। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे जरूर देखिए, तभी ये जर्नी और क्लियर लगेगी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान आईपीओ तक कैसे पहुंचती है, और अब पार्ट 2 में हम समझेंगे इन्वेस्टरों की जर्नी, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए और शुरुआत कैसे होती है। हमारी कंपनी संतोष स्वीट्स लिमिटेड जब आईपीओ लेकर आई तो इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने के लिए एक डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैंक अकाउंट चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पैन। बिना पैन आप अकाउंट नहीं खोल सकते। आधार आईडी भी मैंडेटरी होती है। आजकल डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुल जाते हैं। और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, जहां ब्रोकरेज ना के बराबर होती है। आईपीओ ओपन होने के बाद हजारों लोगों ने अप्लाई किया। अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर पैन वाइज होती है। कुछ इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल गए और काफी लोगों को नहीं, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ तो खराब मार्केट के बावजूद 10% प्रीमियम पर 550 पर शेयर पर लिस्टिंग हुई। नए शेयर होल्डर्स खुश थे क्योंकि उनकी नेट वर्थ तुरंत बढ़ गई। कंपनी ने फ्यूचर प्लान्स प्रेस रिलीज में बताए, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, न्यू बिजनेस और करेंट ऑपरेशंस को स्केल करना। फाइनेंशियल्स भी सॉलिड थे, बैलेंस शीट क्लीन, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। इन्वेस्टर्स के लिए की टिप्स, प्रमोटर होल्डिंग फिक्स या इंक्रीजिंग होनी चाहिए। गिरती हुई होल्डिंग इक्वल्स टू रेड फ्लैग। ग्रोइंग सेक्टर, बिजनेस ऐसे सेक्टर में हो जिसका डिमांड फ्यूचर में रहे। एग्जांपल फूड, सोलर। स्टार्ट विथ लार्ज कंपनीज, पहले 2-3 साल से बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहां वॉलेटिलिटी कम होती है। स्टार्ट स्मॉल, शुरू में सिर्फ उतना पैसा लगाओ जिसका लॉस होने पर भी फर्क ना पड़े। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, इनिशियल गलतियां ही आपको मैच्योर इन्वेस्टर बनाती है। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने गलतियां की है। नेवर इन्वेस्ट ऑन लोन, हमेशा अपने एक्स्ट्रा सेविंग से ही इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म व्यू, सोचो जैसे आप एक बिजनेस खरीद रहे हो। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप एक शेयर को 10 साल होल्ड करने का सोच नहीं रहे तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। मार्केट का मूड समझने के लिए हम निफ्टी एंड सेंसेक्स देखते हैं। निफ्टी इक्वल्स टू एनएससी के टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स इक्वल्स टू बीएससी के टॉप 30 कंपनीज। ये इंडाइसेस पूरे मार्केट का इंडिकेटर होता है। आपके लिए सेफ है पहले इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये लार्ज, एस्टैब्लिश और रिलेटिवली स्टेबल होती है। याद रखिए स्टॉक मार्केट में गारंटी कुछ नहीं होती। किसी की बात ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना खुद का रिसर्च करो। एनएससी और बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी कंपनीज के फाइनेंशियल्स फ्री में अवेलेबल होते हैं। चेक करना शुरू कीजिए। प्रमोटर होल्डिंग, प्रॉफिट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे
पढ़े जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को फिल्टर कैसे किया जाता है। तब तक अपना डीमेट अकाउंट रेडी करो और एक सिंपल होमवर्क करो। NSEindia.com या BSEindia.com पर जाओ, टॉप 10 या 20 कंपनीज की लिस्ट निकालो, उनके नाम कमेंट सेक्शन में लिखो और उनके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करो। यही रियल प्रैक्टिस है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाएगी। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो पहले उन्हें जरूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा कि एक छोटी मिठाई की दुकान आईपीओ तक कैसे पहुंचती है। पार्ट 2 में हमने समझा कि इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई कैसे करता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है और बेसिक इन्वेस्टिंग टिप्स। और अब पार्ट 3 में हम एक और बेसिक फाउंडेशन सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स और एक इन्वेस्टर के लिए उन्हें समझना क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सीएस और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन सच ये है अगर आप एक बेसिक किराना या मिठाई की दुकान का खर्चा समझ सकते हो तो आप इजिली एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाओगे। और आज मैं इसी को एकदम सिंपल और लेमन लेवल पर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड। जैसे स्कूल में मार्कशीट होती है वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होती है। इंडिया में हर कंपनी को साल में एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं। इंडिया का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। हर साल इस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के पास कितना एसेट, कितना लायबिलिटीज और ओनर का पैसा कितना है ये दिखाती है। इंडिया में ये हमेशा साल के लास्ट दिन 31 मार्च को बनाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे इजी तरीका है, सोचो आपके घर में एक लिस्ट बनाई जाती है। एक तरफ लिखा होता है आपके पास कितना सामान है, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, और दूसरी तरफ लिखा होता है कितना कर्जा है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज या किसी से उधार लिया हुआ पैसा। यही होती है बैलेंस शीट। कंपनी के केस में भी बिल्कुल वही है। बैलेंस शीट 3 चीजें दिखाती है। एसेट्स यानी जो चीजें कंपनी के पास है, लायबिलिटीज यानी जो कंपनी को देना है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा है। अगर कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स है और कम कर्जा है तो सिचुएशन हेल्दी है, लेकिन अगर लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम है तो रेड फ्लैग हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक साल के अंदर कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा किया उसका फुल हिसाब दिखाता है, और एंड में एक क्लियर बताता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। सोचो आपकी मिठाई की दुकान है, एक साल में आपने 10 लाख की मिठाई बेची, ये हुआ रेवेन्यू। फिर दुकान का किराया, चीनी, दूध का खर्चा, स्टाफ की सैलरी सब मिला के 7 लाख का खर्चा हो गया। ये है एक्सपेंसेस। अब बचा 3 लाख, ये है नेट प्रॉफिट। अगर खर्चे ज्यादा हो जाते और बेचने से कम पैसा आता तो वो होता लॉस। रेवेन्यू यानी कि सेल्स, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, नेट प्रॉफिट या लॉस यानी कि बचा या घाटा। आपको क्या ध्यान देना है, क्या कंपनी हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है, और क्या रेवेन्यू यानी कि सेल्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कंपनी के अंदर एक साल में कितना कैश आया और कितना गया उसका ब्रेकडाउन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ कागज पर प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक साल में एक्चुअल कैश और बैंक बैलेंस कितना आया और कितना गया। सोचो घर का बजट बना रहे हो, एक तरफ लिखते हो सैलरी और बिजनेस से आया हुआ पैसा, दूसरी तरफ लिखते हो किराया, राशन, स्कूल फीस जैसे खर्चे। यही सिंपल तरीका है समझने का, घर में कितना कैश आया और कितना गया। कंपनी में भी वैसे ही 3 कैटेगरीज होती है। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिजनेस के मेन काम से कितना कैश आ रहा है, जैसे दुकान की डेली सेल से पैसा आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जब कंपनी नए मशीन्स, बिल्डिंग या
नया एसेट्स खरीदती है या पुराने एसेट्स बेचती है, जैसे आपने नई फ्रिज खरीदी मिठाई स्टोर के लिए। इस टाइप के खर्चे या रिसीव हुआ कैश यहाँ आता है। तीसरा, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। जब कंपनी लोन लेती है, लोन चुकाती है या शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया या घर वालों को प्रॉफिट बांट दिया, इस टाइप के पेमेंट्स या रिसीट्स यहाँ आते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। अगर कंपनी अपने मेन बिजनेस से ही कैश कमा रही है तो वो हेल्दी कंपनी है। कंपनी अपनी अकाउंटिंग बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है। ऑडिटर वेरीफाई करता है कि कंपनी जो अकाउंट्स दिखाती है वो सही और जेन्युइन है या नहीं। अगर ऑडिटर को सब कुछ ठीक मिलता है तो रिपोर्ट क्लीन होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम मिले, जैसे फिगर्स डाउटफुल हो या रूल्स प्रॉपर्ली फॉलो ना किए हो, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में वार्निंग दे देता है और एक इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग होता है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी की बुक्स सही है या नहीं। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन या रेड फ्लैग मिले तो ध्यान देना चाहिए। हर कंपनी एक साल में अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है। ये एक डिटेल बुकलेट होती है जो कंपनी सभी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। इसमें आपको मिलता है चेयरमैन या सीईओ का मैसेज, जिसमें कंपनी अपनी अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स बताती है। बिजनेस का ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है और किस सेक्टर में काम कर रही है। रिस्क फैक्टर्स, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन्वेस्टर के लिए फोकस ये होता है कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, फ्यूचर ग्रोथ का प्लान कैसा है और कौन से रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब आप समझ गए कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स है और एक इन्वेस्टर के लिए इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का एक्सरे देखना। अगले पार्ट में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे रीड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तब तक के लिए एक सिंपल होमवर्क कीजिए, एनएसए इंडिया वेबसाइट से किसी भी एक लार्ज कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और कवर पेज से लेकर फाइनेंशियल हाइलाइट्स तक पढ़ने की आदत डालिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।